दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज आप सब जानते हैं जैसे कि हम प्रतिदिन जो है वो प्रोफेसर अभय कुमार दुबे साहब से देश की बात करते हैं। आज भी करने वाले हैं। आज ये बात करने का जिम्मा मुझे सौंपा गया है, तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं। आज कुछ 2 या 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम जो है दुबे साहब से बात करेंगे और उनका क्या नजरिया है उन मुद्दों को लेकर वो जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो मैं पहले स्वागत कर लूं दुबे साहब का, ताकि हम लोग बातचीत शुरू करें। सर आपका स्वागत है 4PM। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई है, तुमने कहा आज आज आपसे उन्हीं मुद्दों पर बात करें। जी सबसे पहला तो ये है कि वो जो एक कमेटी बनी है कोविंद साहब के अगुवाई में, जी उन्होंने कुछ 18,000 से भी ज्यादा पन्ने का पेजिस का रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति महोदया को सुपुर्द किया है, जी जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात जो है उसको हम्म, रखा गया है और कहा गया है कि कुछ अंतिम 5 अनुच्छेद जो हैं संविधान में अगर ये सुधार कर दिए जाए तो ये संभव है। एक शुरुआत वहीं से करते हैं क्योंकि फिर दो मुद्दे हैं, लेकिन इस पर ही बात शुरू करते हैं आपसे समझने की। एक नेशन एक इलेक्शन की वैसे मतलब जरूरत क्या है, और अगर है तो उससे क्या फायदा हो सकता है? और देखिए, नहीं भारत जब आजाद हुआ था और चुनावों की शुरुआत हुई थी, तब वन नेशन वन इलेक्शन वाली ही स्थिति थी। जी एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुआ करते थे और वो 60 के दशक तक वो जारी रहा। लेकिन जी जैसे ही, क्योंकि उस वक्त तक कांग्रेस का इतना प्रभुत्व और इतना जबरदस्त वर्चस्व था कि सब जगह कांग्रेस ही जीत जाती थी और उनकी सरकारें भी पूरे पूरे 5 साल चलती थी। मान लो मुख्यमंत्री बदलते रहे लेकिन सरकार वही रहती थी और विधानसभा जी भंग करने की नौबत नहीं आती थी उसमें। लेकिन 60 के दशक के आखिरी दौर में जब गैर कांग्रेसवाद की राजनीति हुई और 10 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद फिर शास्त्री जी के असामयिक देहांत के बाद इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी। तो उसके बाद इंदिरा जी एक बहुत जबरदस्त नेता साबित हुई आगे चलकर, लेकिन जो उनका दौर था उस दौर में राजनीतिक अस्थिरता बीच बीच में आती रहती थी। जी तो उस चक्कर में मध्यावधि चुनाव होने शुरू हो गए, विधानसभाएं भंग होनी शुरू हो गई। तो उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन वाली स्थिति खत्म हो गई अपने आप ही और विधानसभाओं के चुनाव अलग होने लगे, लोकसभा के चुनाव अलग होने लगे। अभी भी कई जगह विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ, इस अभी जो होने वाला है इसमें आंध्र प्रदेश में विधानसभा लोकसभा का एक साथ होगा, उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा का एक साथ होगा, पिछली बार भी हुआ था। तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये कोई अजीब सी बात नहीं है। पहले भी होता रहा है, आगे भी हो सकता है, अभी भी हो रहा है विधानसभा लोकसभा। लेकिन इसको क्या हमें एक आदर्श के रूप में देखना चाहिए? सवाल इस बात का है। जी या जो जहां पर नहीं होते हैं विधानसभा और लोकसभा के चुनाव, उसको हमें एक विकृति के तौर पर देखना चाहिए? क्या इतने दिनों से हमारा लोकतंत्र विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होने के कारण किसी किस्म की विकृति का शिकार हो रहा है? या दोनों को एक कर दिया जाएगा तो हम किसी आदर्श लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे? बहस यहाँ ये सरकार ये जो तर्क दे रही है उसमें बहस इस तरीके से होनी चाहिए। मेरा मानना जी है कि दोनों चुनाव साथ साथ हों तो उसका स्वागत है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अलग अलग भी हों तब भी उसका स्वागत किया जाना चाहिए। वो भी लोकतंत्र का और स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण है। सरकार प्रचार ये कर रही है कि उससे देश को आर्थिक रूप से नुकसान होता है और सुशासन देने में सरकार असमर्थ रहती है। उसके पीछे मूल तर्क ये है कि एक तो पैसे बहुत खर्च होते हैं, बार बार चुनाव होते हैं, देश लगातार चुनाव के मोड में रहता है। दूसरा तर्क ये है। तीसरा तर्क ये है कि जो आचार संहिता लग जाती है तो आचार संहिता लग जाने के कारण बहुत सा काम जो है सरकारें कर नहीं पाती। अब अगर आप इन बातों को इन तर्कों की परीक्षा करें तो एक भी तर्क ऐसा नहीं है जो कि सच्चाई की कसौटी पर जो दावा किया जा रहा है वो दावा सही है कि नहीं, उसकी कसौटी पर खरा उतरता हो। पहली बात तो ये है कि अगर सारे देश में लोकतंत्र विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि
रुपया कम खर्च होगा, क्योंकि क्या चुनाव लड़ना सस्ता हो जाएगा? मतलब क्या बात होगी? अब उड़ीसा में मान लो एक साथ हो रहा है, क्या उड़ीसा में चुनाव लड़ना सस्ता हो गया है वहां पर? आप देखिए, वहां पे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने से लोगों को एक तरह का बहुत ही आपत्तिजनक किस्म का गठजोड़ करने की इजाजत मिल जाती है। अब इस बिल्कुल वक्त भारतीय जनता पार्टी ने बीजू जनता दल के साथ एक वहां गठजोड़ कर ली, जिसके अंदर उन्होंने ये तय कर लिया है आपस में कि एक आदमी 2 वोट डालेगा, एक विधानसभा उम्मीदवार के लिए, एक लोकसभा उम्मीदवार के लिए, और आपस में बिल्कुल मिल बैठ के उन्होंने एक खिचड़ी पका ली है कि आप लोकसभा की इतनी सीटें हम आपको देते हैं, विधानसभा की सीटें हम आपको देते हैं, और इस तरीके से हम लोग लोकसभा और विधानसभा का प्रभुत्व जो है वो बांट लेंगे आपस में। जी। और उन्हें सुविधा हो गई है ये काम करने की, जो वहां पे एक साथ दूसरी बात ये है कि एक चीज है जिसको हम केंद्रवाद और संघवाद कहते हैं। जो हमारा संविधान है वो कहता है कि भारत एक ऐसा संघ है, यूनियन ऑफ इंडिया, भारत एक ऐसा संघ है जिसका रुझान केंद्रवाद की तरफ है, सेंट्रलिज्म की तरफ इसका रुझान है, लेकिन वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज स्टेट नहीं है, उसमें राज्यों के अपने अलग अधिकार हैं। अच्छा, ये जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसका रुझान पूरी तरीके से केंद्रवाद की तरफ है। ये राज्यों की जो विशिष्ट स्थिति है उसका हमेशा अतिक्रमण करते रहते हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है इनका नारा, डबल इंजन की सरकार। हाँ, अब आप सोचिए जरा, आजाद भारत में किसी भी राज्य में किसी पार्टी की सरकार हो और केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर हालत में राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। यानी किसी भी पार्टी की सरकार हो, केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, फिर भी केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि उसको समर्थन करे, और राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि केंद्र सरकार के साथ में अनावश्यक टकराव में न जाए, और दोनों मिलजुल कर काम करें और जनता को खुशहाल बनाए, समाज को बेहतर बनाए, राजनीति को उत्तम बनाए, ये और उत्तम जीवन उपलब्ध कराएं अपने नागरिकों के लिए। तो ये अब इन्होंने कह दिया कि डबल इंजन की सरकार तभी होगी जबकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार होगी। ये इस बात का प्रमाण है, और यही इनका असली दांव है जो खेलना चाहते हैं। इसके समर्थन में मैं एक चीज बता दूं दर्शकों को साथ साथ जोड़ते हुए, आप ही की बात के समर्थन में, हमारे यहाँ आपने सब जानते हैं, आपने भी जाना होगा कि कुछ 10 कांग्रेस के नेता, जिसमें 4 विधायक जो अभी विधायक थे गुजरात में, वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए अभी कुछ दिन पहले। तो उसमें एक मानावदर कंस्टिट्यूएंसी है सौराष्ट्र में, उसके विधायक हैं अरविंद लाडानी। और वो बड़े सिंपल से मतलब सही अर्थ में ऐसे एक पॉलिटिशियन है कि जो सिर्फ समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आए, बड़ा सिंपल सा बंदा है। उसके आप उसके खिलाफ कुछ भी निकाल नहीं सकते, ऐसा सही बंदा है, और पूरी तरफ से कांग्रेस की विचारधारा से समर्पित आदमी वो। उस आदमी ने भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। जब पत्रकारों ने सबने मिलकर उनको घेरा और पूछा कि आपने 1 साल पहले एक निवेदन दिया था, उसमें कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में कभी मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, आप तो ज्वाइन कर लिया, तो कितना पैसा ऑफर किया? उस आदमी ने बड़ी सही बात कही। उसने कहा कि मैंने कहा था वो सच है, लेकिन मैं अपने मत क्षेत्र में कोई विकास के काम कर ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे वो समर्थन मिल ही नहीं रहा है, ये जो प्रदेश सरकार है भाजपा की। तो मेरे मत क्षेत्र के लोगों ने आके मुझे कहा कि ये ऐसे तुम अड़े रहोगे तो ना तो रोड मंजूर हो रहे हैं, ना अस्पतालें मंजूर हो रही है, ना सड़कें, ये सब हो रहा है, कुछ हो तो रहा नहीं है, तो तुम अब ऐसे खड़े रहोगे वहां अलग से, और कुछ अगर यहाँ विकास होना नहीं है तो तुम्हारा विधायक बने रहने का क्या फायदा? तो बोले मैं अपने लोगों के दबाव से मैं जुड़ रहा हूँ। तो ये डबल इंजन का आप कह रहे हैं कि किस तरह से मजबूर किया जा रहा है, और किस निर्वाचन क्षेत्र के हैं? ये मानावदर से हैं, मानावदर, सौराष्ट्र, जूनागढ़, मानावदर। हाँ, जहां पहले जवाहर चावड़ा जीता करते थे कांग्रेस के। अच्छा। और फिर वो चले गए बीजेपी में। फिर ये अरविंद लाडानी। हाँ, तो ये बड़ा जीता जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तो ये
लगातार प्रधानमंत्री से लेके सब लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाई जाए हर जगह। यानी सीधी बात यह है कि जनता के सामने एक इस तरह का ऑप्शन रखते हैं, इस तरह का विकल्प रखते हैं, जिसमें जनता दूसरी पार्टी की सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र ना रह जाए। क्योंकि जनता अगर दूसरी पार्टी को वोट देगी तो उसे लगेगा कि भाई वो राज्य का विकास खतरे में पड़ जाएगा। जैसा बताया गया, रजत लालानी साहब चूंकि कांग्रेस के विधायक थे, इसलिए उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता को लाभ ही नहीं पहुंच रहा था, विकास की योजनाओं का और सरकारी पैसे का लाभ ही नहीं पहुंच रहा था। तो ये पूरा दांव ये है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी राज्यों में चुनाव हार जाती है, काफी डबल इंजन की सरकार का नारा देते हैं, मोदी जी तरह तरह की बातें करते हैं। अभी कर्नाटक में वो जय बजरंगबली के नारे लगा रहे थे मंच से, कहीं कुछ करते हैं, वहां पे पश्चिम बंगाल में दीदी ओ दीदी करके मंच से चिल्लाते थे मोदी जी। तो ये सब करने के बावजूद भी ना आप कर्नाटक में जीत पाए, ना आप पश्चिम बंगाल में जीत पाए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को दुर्भाग्यशाली और नक्सल कहते थे, यहाँ भी लगातार चुनाव हारते रहते हैं। मतलब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, जितनी केंद्र में उनकी जमी हुई स्थिति है। काफी कोशिशों के बावजूद भी राज्यों की राजनीति में उनके कदम उखड़े, कुछ आधे पक्के उखड़े जमे इस तरह के रहते हैं। कभी कभी जीत जाते हैं और लेकिन हारते भी हैं बीच बीच में। तो इस स्थिति से निकलने के लिए उन्होंने ये हथकंडा निकाला है और तर्क ये दे रहे हैं कि साहब इसमें पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, वगैरह वगैरह इस तरह के तर्क दे रहे हैं। अगर इन्होंने पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म कर लिए होते और चुनावी सुधार के जरिए चुनाव लड़ने को सस्ता कर दिया होता, किफायती चुनाव लड़ने का एक किफायती मॉडल स्थापित कर दिया होता कानून की ताकत से, अगर ये सब कर लिया होता उन्होंने, दल बदल कानून की तरफ ध्यान दिया होता इन्होंने कि दल बदल कानून की वजह से क्या क्या गड़बड़ियां होती हैं, ये सब दिया होता, पार्टी का और संसद का क्या संबंध है, राजनीति से क्या संबंध है, संविधान में पार्टी नामक संस्था की क्या जगह है, क्या नहीं है, इस तरह के गंभीर प्रश्नों पर विचार किया होता। अब चुनाव आयोग की क्या स्थिति है इस देश में सर, आप सोच सकते हैं। आपके एक चुनाव आयुक्त ने, जो कि आगे चल के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाला था, जिसको आपने खुद तमाम तरह की कलाबाजियां खाकर वीआरएस लेने के बाद में चुनाव आयुक्त बनाया था और खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके आपके वकील, सरकार के वकील ने जाके उसका बचाव किया, वही इस्तीफा दे देता है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसकी पटरी नहीं खाती और हर बात पर उनके आपस में मतभेद रहते हैं। इस वक्त 3 सदस्यीय चुनाव आयोग 1 सदस्यीय चुनाव आयोग बन के रह गया है। इस वक्त वो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब उसे 2 चुनाव आयुक्त मिले, उस सिर पे चुनाव खड़ा हुआ है। इतनी तो खराब स्थिति आपने पूरे देश में चुनाव प्रणाली की बना रखी है और एक रिपोर्ट लेके आ रहे हैं इतनी लंबी चौड़ी कि देश में एक देश एक चुनाव कराया जाए। दूसरा, इस सरकार का एक बहुत ही जबरदस्त दुराग्रह है कि सब चीज एक हो, हर चीज एक हो। एक ऐसे देश में जो अपनी विविधता के लिए माना जाता है, विविधता आप ज्यादा कह सकते हैं, विविधता में एकता के लिए माना जाता है, उसमें विविधता का पहलू हटा देना चाहते हैं और एक उसी का पहलू रखना चाहते हैं। एक ही धर्म का बोलबाला हो, एक ही धर्म के बहुसंख्यकवाद का बोलबाला हो, ये सब जो इसमें मुझे फिर से जो है कुछ आपको एक एवेल्युएट करने का मन हो रहा है, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं बहुत सही है। नरेंद्र भाई जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यही एक चीज को, मतलब इसी का बड़ा स्वरूप हम देश में देख रहे हैं। तो उन्होंने ये तय किया, फैसला लिया कि पूरे गुजरात में जितने भी महानगर निगम है, नगर निगम है, उस सब में एक ऐसा बड़ा रोड जो होगा, रास्ता जहां पे दुकानें होंगी दोनों तरफ, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। मतलब उसके दुकानों के बैनर, सबके कलर, सबकी डिजाइन से लेके हर चीज, वो प्रगति पथ या विकास पथ ऐसा कुछ नाम दिया था उसको। और पूरे गुजरात में पूरी जितनी भी नगर पालिकाएं और महानगर निगम थे, उसमें एक एक ऐसा रोड चुन के सबको यूनिफॉर्म कर दिया था, एकदम यूनिफॉर्मिटी। क्यों, मतलब आपका अगर फॉर एग्जांपल किरण मैचिंग सेंटर है, सामने किसी की दुकान है, उसका नाम है जलाराम स्वीट मार्ट, वो कोई मिठाई की दुकान हो या किराने की हो या कोई भी हो, लेकिन लगेगी एक जैसी। ये उन्होंने उसमें 2003-4 में कर दिया था। ये यूनिफॉर्मिटी की ये झक है ना, ये असल में इसको नरेंद्र मोदी ने किया। मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो पूरे हजरतगंज में उन्होंने हजरतगंज का भी जो तथाकथित सुंदरीकरण करवाया, उसमें सारे बोर्ड काले सफेद या काले पीले रंग के ही थे पूरे के पूरे हजरतगंज में।
अच्छा, तो कोई आदमी अगर बहुत दिनों बाद हजरतगंज जाए, कई साल बाद हजरतगंज जाए, बड़ी खूबसूरत जगह है लखनऊ की, तो वो मैं गया अचानक, मैंने देखा अरे ये तो बिल्कुल हजरतगंज कुछ का कुछ हो गया, सुंदरीगढ़ के नाम पर। अच्छा, और दूसरी ये जो पूरी जिद है, ये जिद असल में आधुनिकता से आती है। हर चीज में, जैसे कि आप यूरोप के किसी शहर में जाएं, तो आपको वहां एक सेंट्रम होता है। सेंट्रम सेंट्रम का मतलब होता है कि एक ऐसा केंद्रीय चौराहा जहां पर उस इलाके का, उस जगह का सबसे बड़ा गिरजाघर होगा, चर्च होगा, जी, उसको सेंट्रम कहते हैं। आप कहीं भी जाना हो तो आप सेंट्रम पूछ कर वहां पहुंच सकते हैं और वहां से आपको वो जगह की मिल जाएगी। तो उन्होंने अपनी व्यवस्था इस तरीके से बनाई है। लेकिन यूरोप का इतिहास तो अलग तरीके का है। अलग है, भारत के अंदर तो बहुत सारे सेंट्रमों का देश है। भारत में तो एक एक शहर के अंदर कई सेंट्रम हो सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वहां पे धर्म एक ही है ज्यादातर लोगों का है, तो इसलिए उस तरह का सेंट्रम बनाने की उनको सुविधा है। हमारे यहाँ तो नहीं है सुविधा उसकी, उस तरह की। तो ये बिना इसको समझे हुए भारत का जो सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक और जनसंख्या मूलक जो किरदार है भारत का, विविधता मूलक किरदार है, जो हमारे देश का प्राण है, उसको पूरी तरीके से बदलने की परियोजना चल रही है, बहुत बड़े पैमाने पर, तरह तरह से। ये परियोजना भी उसी का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, बात सही है। अब सर एक और मुद्दे पे आ जाते हैं जिसका आपने जिक्र वैसे कर दिया कि वो चुनाव आयोग अब तो एक ही बचा, अब दूसरे दो की राह देख रहा है वो। जी, तो मुझे लगता है शायद आज अब हम जब बात कर रहे हैं तब तक तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन शायद हो सकता है जब तक दर्शक ये प्रोग्राम देखे तब तक घोषणा हो भी चुकी होगी। तो ये आपने जिक्र भी किया कि कुछ था मनमुटाव या पट नहीं रही थी। जी। तो ऐसा चीज जब इतना कंट्रोल में है तो फिर ये यहाँ पे इतना फजीहत क्यों हो गई यहाँ पे, और क्यों जरूरत नहीं, आ पड़ी ऐसा होता है कि कंट्रोल एक ऐसी चीज है जो करने वाला मानता है उसका 100% है, लेकिन कभी भी 100% होता नहीं है कंट्रोल। और कभी कंट्रोल का मतलब ये है कि आप बोतल के ऊपर बहुत कस के ढक्कन लगाते हैं, मतलब, और ये भूल जाते हैं कि कस के ढक्कन लगाने से एक दिन कभी हल्का सा धमाका होगा, या तो बोतल फट जाएगी नीचे से, या ढक्कन कॉर्क ऊपर से निकल जाएगी, और फिर बोतल में जो कुछ होगा वो बाहर निकल के सब गंदा कर देगा। ये एक समस्या है। और भारत चूंकि बहुत विशाल है, आबादी बहुत है भारत की, और विविधता की हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। जी, स्थिति यह है कि जो उत्तर भारत का व्यक्ति है, जब वो गुजरात जाता है तो उसको लगता है कोई खाना मीठा मीठा सा खिलाया जा रहा है। हाँ, हैं? हाँ, गुजरात, जब हम लोग दक्षिण भारत जाते हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत जाते हैं, दक्षिण भारत के लोग हमारे यहाँ आते हैं, तो वो खान-पान, वेशभूषा, आबो-हवा सब बिल्कुल अलग-अलग तरह का मामला है। हम एक्टिविज्म के ज़माने में एक बार अपने चेन्नई के साथियों को दिल्ली बुलाया, तो उन्हें सब गलती से वो बहुत बिना गर्म कपड़े पहने जनवरी में चले आए दिल्ली, तो वहाँ तो दिल्ली में आके उनको हम लोगों को रज़ाइयाँ ओढ़ानी पड़ी, वरना यहाँ तो उनको निमोनिया हो जाने का खतरा था। उन लोगों ने रज़ाई देखी नहीं। तो केवल कोट तो फ़िल्मों में ही पहनते हैं हीरो लोग, बाकी कोट कोई पहनता नहीं वहाँ पे, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये स्थिति, ऐसा देश है, और ऐसे देश में ऐसे देश को नियंत्रित, कैप्चर एंड कंट्रोल, पूरी थीसिस क्या है? ये कैप्चर एंड कंट्रोल की थीसिस है। और ये काम सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने किया कि सबसे पहले बीजेपी को उन्होंने कैप्चर और कंट्रोल किया। एक बार पार्टी को उन्होंने कैप्चर और कंट्रोल कर लिया और अपने मन से उसको बनाने लगे। अमित शाह बिल्कुल भाजपा के दफ्तर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरह बैठते थे जब वो अध्यक्ष थे तो। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो स्थिति है, ये हमेशा शासक को मुगालते में रखती है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। फिर भी अचानक कुछ एक दिन चीज नियंत्रण से बाहर निकल जाती है, फिर प्रबंधन शुरू होता है, मैनेजमेंट शुरू होता है कि कैसे उसको प्रबंधित किया जाए। तो राज्यों की राजनीति भी ऐसी ही राजनीति है जो कि लगातार उनकी मर्जी के मुताबिक प्रबंधित होने से इनकार करती रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर और हर इसमें राज्य थोड़ी की रोशनी। पॉलिटिक्स इतनी अलग-अलग है कि सबके लिए एक फार्मूला भी लागू नहीं होता राजनीति करने का। जी, जातियां बिल्कुल अलग-अलग हैं। तो इसलिए हमेशा उनके हाथ से बात निकल जाती है, और उसके बाद में फिर अफरा-तफरी मचती है और अव्यवस्था फैलती है। तो ये
क्या लगता है कि दो दो कौन अगेन दूसरे और ब्लू आइड बॉय होंगे जिनको आज नियुक्त किया जाएगा? क्या कहा जा सकता है इसके बारे में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसको रखेंगे। जिन्होंने इस्तीफा दिया वो भी उनके ब्लू आइड बॉय थे। इसीलिए तो कह रहा अगर ब्लू हूँ। आइड बॉय नहीं होते तो वीआरएस लेने के बाद उनको क्यों बनाया जाता? बिल्कुल। उनसे तो बड़ी उम्मीदें थी कि आगे चल के ये सीईसी बनेंगे। जी। हम्म। पर कोई ना कोई तो बैठाया जाएगा, वो तो है कोई। जाहिर है, जाहिर है, अभी जाहिर है। उनकी आदत से अगर हम देखें तो फिर ऐसे ही कोई दो लोग होंगे जिसको फिर कहा जाएगा कि मास्टर स्ट्रोक लगा गया, मतलब कि ऐसे उनके भक्तजन बात करते हैं कि एक और मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। हाँ, वो तो मास्टर स्ट्रोक ही मारते हैं और कोई स्ट्रोक मारते ही नहीं। सर एक और मुद्दा है जिस पर अंतिम मुद्दा है, इस पर बात करनी। एक सर्वे जी, एक प्राइवेट चैनल ने किया कुछ। जी, जी, ये अपने ये प्राइवेट का ये कंपनी ये होती है ना, ये सर्वे करने वाले लोग, सी वोटर है मेरे ख्याल से, उसने जी, किया। जी, 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 तो उसमें तो कुछ ये यूपी में तो कुछ 72 सीटें दिखा रहे हैं। तो जी, जी। एक 72 सीटें अगर बीजेपी को मिलने जा रही है, हम्म। और मायावती जी के स्टैंड को लेकर तो सवाल खड़ा होगा ना इसमें। तो मतलब क्या वो आत्महत्या करने पर तुली हुई है पार्टी के तौर पे, अपने पॉलिटिकल करियर के तौर पे, या क्या हो रहा है वहां पे? कैसे देखिए, इसी देखेंगे इस सर्वे चीज को? अब मैं इसी सर्वे बहुत दिलचस्प बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जब इस जो आंकड़े आ रहे थे उत्तर प्रदेश के जी। सर्वेक्षण करने जी। वाले यशवंत देशमुख भी हमारे साथ थे। हमारे मित्र प्रोफेसर संजय कुमार, जो कि सीएसडीएस में हमारे कुलीग थे और देश के बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, वो भी वहां पर थे। तो मैंने वहां एक सवाल उठाया और इन्हीं दोनों साथियों के लिए सवाल उठाया। मैंने कहा, मायावती ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था, उनकी केवल एक सीट आई। एक सीट है। एक सीट आई, जो 2007 में जिस जिस महिला ने अकेले दम पे बहुमत प्राप्त किया था, उसकी विधानसभा चुनाव में एक सीट आई थी। आप सोचिए कितनी गिरावट हो चुकी है प्रभाव में उनके, है? अब वो लोकसभा चुनाव फिर से अकेले लड़ना चाहती हैं। अच्छा, कोई भी जितनी भी सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं, तरह तरह की एजेंसियां, उनको 5 से 7% के बीच में वोट दिखा रही हैं। और सिर्फ। हम सब लोग जानते हैं कि 5 से 7% वोट, मायावती के वोट कभी 20% के इर्द गिर्द रहते थे। यानी बिल्कुल। उनके वोट में 13 से 15% की गिरावट हो गई है। कोई 5% वोट में, 7% वोट में, 10% वोट में आपको सीट जीरो मिलती है हमेशा। अच्छा, अब आप इसका सीधा मतलब है कि आपका जो स्थायी जनाधार था वो फ्री फ्लोटिंग हो गया है या हो जाएगा बिल्कुल। free floating। वो तितर बितर होगा। स्थायी जनाधार कौन था? जाटव समाज। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसमें 100 दलितों में 70 करीब जाटव होते हैं, बाकी बिरादरियां जी। बाकी 30 में सिमटी होती हैं। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर जो जाटव समाज है, जो बहुजन समाज पार्टी का आधार स्तंभ था, और वो जो दलित ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी वही छाया हुआ है। आईएएस आईपीएस अफसर, आईआर अफसर, जो रिजर्वेशन के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर आजादी के बाद से दलित ब्यूरोक्रेसी बहुत एक ताकतवर चीज है, वो खड़ी हुई है बहुजन समाज पार्टी के पीछे। तो अब वो लोग क्या करेंगे? वो तो नेतृत्व विहीन हो गए। जो दलित वोट की एफिकेसी थी, उसकी जो प्रभावकारिता थी, वो शून्य कर दी मायावती ने। आप सोचिए कितनी भयंकर घटना हो रही है ये। बिल्कुल। दलित वोट जो प्रभावी होता था, जो समाज के दूसरे हिस्सों के साथ में गठजोड़ करके सरकार तक बनाने की स्थिति में था, है? वो या अगर पार्टियों के साथ गठजोड़ करता था तो संयुक्त सरकार बनती थी, वरना समाज के अंदर जो गठजोड़ जब करता था तो अकेले दम पे भी सरकार बनती थी, जैसे 2007 में बनी थी। तो अब वो दलित वोट बर्बाद होगा, उसका कुछ काफी बड़ा हिस्सा बीएसपी के पास रह जाएगा, जो बचेगा उसमें कुछ बीजेपी में चला जाएगा, कुछ समाजवादी पार्टी में चला जाएगा, एक आध जगह कांग्रेस में चला जाएगा। तो मायावती एक इतने बड़े जनाधार को, जो हाईली पॉलिटिसाइज्ड कम्युनिटी है, उसको क्यों तबाह और उसकी राजनीति को क्यों तबाह और बर्बाद करने में तुली हुई है? मैंने ये सवाल उठाया, बताइए आप इसका क्या उत्तर है? बस वही है, तो मतलब कि क्यों? संजय जी ने जवाब दिया कि मजबूरी क्या है? क्या हाँ, मजबूरी है? संजय जी ने जवाब दिया, मजबूरी तो कोई सब जानते हैं लेकिन फिर भी बता नहीं पाते, कह नहीं पाते। हम भी नहीं कह पाएंगे उस मजबूरी को, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं होता है, वो फिर एक आक्षेप की तरह, आरोप की तरह लगती है। संजय जी का कहना यह था कि मायावती ये जो कर रही है उससे तो साफ जाहिर है कि उसका लाभ किसी को मिल रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। अगर वो इंडिया गठबंधन में होती तो इंडिया गठबंधन को बहुत लाभ होता, मायावती को भी लाभ होता,
लेकिन चूंकि अकेले लड़ रही है तो सारा इंडिया गठबंधन को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है और सारा फायदा भाजपा को मिल रहा है। तो भाजपा को जो 72 सीटें आ रही हैं उसमें मायावती का भी स्पष्ट रूप से योगदान है, ये उनका कहना है। बिल्कुल। यशवंत देशमुख ने और भी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि जो एनडीए है भाजपा के नेतृत्व वाला, वो दो तरह का है। एक वो एनडीए है जो साकार है, जो हमें दिखाई पड़ता है, और एक एनडीए जो है वो निराकार है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई नहीं पड़ता है। हर प्रदेश में एक निराकार एनडीए भी होता है। सही है। आप कुछ लोग जो है ना बिना घोषित किए हुए एनडीए की मदद करते रहते हैं। मायावती वो निराकार एनडीए का हिस्सा, निराकार एनडीए की सदस्य है। बात सही है। खैर वो उनकी, जैसे आपने कहा कि क्या मजबूरी हो सकती है, हम और आप समझ तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं पाएंगे क्योंकि इसके पास, हमारे पास तो उस तरह के तथ्य अब वो नहीं है, लेकिन समझ सकते हैं। पर ये तो है कि जो पॉलिटिक्स जो आपने कहा कि मतलब जो 2007 में अपने बूते पे जो सरकार बना सके, उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य, वो अगर इस वक्त जो है अपने आप को हाशिए में धकेलने के लिए मजबूर हो रही है, तो उसमें उनका तो जो हश्र है वो है, लेकिन उनका जो उनके वोटर्स जो है, जो उन पर अब तक निष्ठा रख के जो बैठे थे, उनका भी तो बदहाली है। उनका भी तो एक तरह से कहें तो वो बड़ी एक तादाद है जो वोटर्स की 20% के आसपास आप कहते थे। उनका भी तो ये बदनसीब है ना कि उनको अब कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो फ्लोट हो जाएंगे, या ये भी एक एंगल है देखने के लिए। बिल्कुल उनकी आइडियोलॉजी जो है वो ध्वस्त हो चुकी है, उनको कहीं और जाना पड़ेगा। नहीं देखिए, कुछ अब आपने पहले बहुजन विचारधारा थी। बहुजन विचारधारा के कारण ये होता था कि जो ऊंची जातियां थी वो वोट नहीं देती थी। खुद भी कहते थे कि जो ऊंची जात के लोग हैं हमारी मीटिंग से उठ के चले जाएं, हमें उनके वोट नहीं चाहिए। काशीराम खुद कहते थे मीटिंग में, भाई जो ब्राह्मण बनिया ठाकुर हैं वो चल जाए यहाँ से, हमें उनके वोट नहीं चाहिए, खुद ही कहते थे वो। फिर बाद में उस विचारधारा को सर्वजन की विचारधारा बनाया गया ताकि दूसरे लोगों के भी वोट मिले। अब न सर्वजन रहा ना बहुजन रहा, वोट ही 12-13-15% घट गया है। 5 से आप ये लोकतंत्र, ये आप देखिए ना, लोकतंत्र की कैसी विडंबना है लोकतांत्रिक राजनीति की, दलित राजनीति की। मायावती जो दलित राजनीति का सिरमौर होती थी, आज दलित राजनीति की विडंबना बन चुकी है। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। लगता है कि आज इस 3 मुद्दों पे हमने बात की। दर्शकों को तीनों मुद्दे आपने जो है बिल्कुल सही तरह से, अद्भुत रूप से आकलन करके रखा है। ये काम उनको समझ में आएंगी, उनकी जानकारी की वृद्धि करेंगी। तो आपने वक्त निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर और देश की बात, फिर अनेक मुद्दों पर, हमारे पास तो ऐसे मुद्दों की कमियां होती नहीं है। मोदी साहब और बाकी सब जो है वो कभी कमी रखने देते नहीं है बात करने के लिए। तो कल आपसे और बात होगी और मुद्दे जरूर होगी। वक्त निकाला आपने आज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, प्रोफेसर रवि कुमार दुबे साहब के साथ हमने आज देश की बात की। उसमें 3 मुद्दे जो आज की स्थिति में, सांप्रत स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण थे, उस पर हमने आज चर्चा की। ये बातचीत आपको कैसी लगी? आप अपनी राय या अपनी जो भी सोच है वो कमेंट के जरिए हमको लिख के जरूर से बताइएगा। बातचीत अगर आपको पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें जरूर से, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है इसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।